एक बार फिर हाजिर खिदमत है। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद है उनके बारे में अगर मैं बताती चलूँ, एक कामयाब बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक कामयाब सियासतदान भी है और समाजी हवाले से जिन्होंने खिदमत सर अंजाम दी वो भी बेमिसाल हैं, दूसरों के लिए मशले राह हैं। अगर उनके बारे में बात की जाए कि उन्होंने एक कामयाब सियासतदान बनने के लिए क्या कोशिशें की, उन्होंने समाजी हवाले से जो खिदमत सर अंजाम दी उसका पस मंज़र क्या था, समाजी हवाले से खिदमत खल्क के हवाले से जो उन्होंने खिदमत अंजाम दी, जो अपने हल्के के हवाले से उन्होंने खिदमत अंजाम दी, जो इक़दामात किए, उसके बारे में बात करेंगे। सियासत के बारे में बात करेंगे। आजकल जो इशू है फ़लस्तीन, जो मेन इशू जा रहा है फ़लस्तीन के साथ जो कुछ हो रहा है, इसके बारे में बात करेंगे। तो आइए बात करते हैं जहानिया के MPA, साबका MPA PP 210 और मौजूदा MPA के उम्मीदवार हाजी अताउर रहमान। जी आइए मेरे साथ। जी हाजी अताउर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद है। अताउर रहमान साहब क्या कहेंगे इस हवाले से? गुल्ला, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया। अगर हम बात करें फ़लस्तीन के हवाले से तो मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुसलमानों का क़िबला अव्वल यहूदियों के गिरगे में है और काफ़ी अरसा हुआ कि हमारी फ़ौज को, दुनिया की फ़ौज को, मुसलमानों की फ़ौज को जहाद की तरगीब नहीं दी जाती। वरना आज अगर हमारे मुसलमानों को जहाद की तरगीब दी जाती तो शायद ये दिन ना देखना पड़ता। हम सब मुसलमान मुल्क इकट्ठे होते और एक प्लेटफार्म पे होते। तो छोटा सा तो इसराइल है, मैं नहीं समझता कि अगर हम पैदल ही चले जाएं तो उसे फतह ना किया जा सकता, लेकिन जज्बे मानी की कमी है। और लेकिन हाजी साहब, तरगीब ना देना, इसका कसूरवार कौन है, रिस्पॉन्सिबल कौन है, किसका क्रेडिट देना चाहिए कि मतलब इसने अपना रोल प्ले करे, किसका अहम किरदार था कि हम मुसलमानों में ये जज्बा ईमान खत्म होता जा रहा है, तरगीब नहीं दे पा रहे हैं हम, पेरेंट्स का, टीचर्स का, रियासत का? देखिए, इसमें तीनों ही लोग कसूरवार हैं, पेरेंट्स भी, टीचर्स भी और हमारे उलमा कराम। और दूसरा हमारी गवर्नमेंट। सबसे बड़ा फैक्टर है गवर्नमेंट अपनी सतह पे इसके रोकथाम के इक़दाम करने चाहिए। अगर वो ना इस बात पे हैं तो उन्हें खुफिया तरीके से उनकी इमदाद फ़लस्तीनी भाइयों की करनी चाहिए। लेकिन मुस्लिम ममालिक में एक तो यूनिटी की कमी है। मुस्लिम ममालिक किस तरीके से इस मतलब ये जो मसला है इसके लिए अपना रोल प्ले कर सकते हैं, क्या इकदाम हो सकते हैं, क्या करना चाहिए? मुस्लिम ममालिक सब कुछ कर सकते हैं अगर ये इकट्ठे हो जाएँ तो। जब तक ये इकट्ठे नहीं होते, यूनिटी शो नहीं करते, उस वक्त तक हम इस तरह मार खाते रहेंगे। सर, उसके बाद थोड़ी सी बात कर लेते हैं इलेक्शन के हवाले से। जिस तरह से अदम एतमाद आया, उसके फौरन बाद क्या इलेक्शन डिक्लेयर नहीं होने चाहिए थे? लेकिन जिस दिन अदम एतमाद आया या उससे पहले जिस वक्त उसने सैफर का प्रोपेगेंडा शुरू किया, तो मैं समझता हूँ अगर वो ना होता, झूठ ना चलता, तो इलेक्शन हो जाने चाहिए था। लेकिन लोगों को मुश्किल करके, लोगों को गलत ब्रीफिंग करके, नौजवानों को उसने गुमराह किया, जिसकी वजह से ये प्राप्त देना है। हालांकि अदम एतमाद के वक्त हमारे लीडर जो है मियां नवाज शरीफ साहब, वो हुकूमत लेने के हक़ में नहीं थे, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स ने उन्हें ये बात समझाई कि सबसे पहले तो मुल्क है, अगर आप गवर्नमेंट नहीं लेते तो मुल्क आपका डूब जाएगा, दिवालिया हो जाएगा। उन्होंने अपनी पार्टी की कुर्बानी देते हुए, मुस्लिम लीग नून ने अपनी पार्टी की कुर्बानी देते हुए और ये उन्होंने गवर्नमेंट संभाली। और वाकई उस वक्त महंगाई और बाकी मामला वो संभाल ना पाए। एक तो वो कौमी गवर्नमेंट थी, बेशुमार लोग उसमें इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से उन्हें एक मौका ना मिल सका प्ले करने का। लेकिन सर, अदम एतमाद के बाद जो ये सेटअप लाया गया, जो हुक्मरान हमारे पास मतलब हम पे मुसल्लत किए गए या हमारे लिए लाए गए, उसके हवाले से क्या समझते हैं कि वो बगैर प्लानिंग के आ गए? कोई माशी उनके पास प्लानिंग नहीं थी, कोई माशी मतलब लाएमल नहीं था, कोई पॉलिसीज नहीं थी कि हमें मतलब जो इमरान खान चेयरमैन PTI के दौर में जिन मुश्किलात का शिकार था, महंगाई का शिकार थी अवाम, लेकिन इन 16 माह में हम उसको भी क्रॉस कर गए। एक होशरुबा महंगाई की शरह में जो इजाफा हुआ है, जिसने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, 16 माह में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी इसको कंट्रोल नहीं कर पाई। तो क्या पॉलिसी नहीं थी? देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं भी ये बात आपको कहना चाह रहा हूँ कि एक उसका तसलसल था महंगाई का जो रुक ना पाया। हालांकि वो तसलसल
अगर वो तसलसल जो है रुक जाता, जब हमारे लीडर ने कहा कि हमें मुल्क पहले चाहिए, तो मुल्क की कुर्बानी तो नहीं दी जा सकती ना। उसके लिए हमें महंगाई भी बर्दाश्त करनी पड़ी और अपने पार्टी के लोगों को परेशान भी हुए। और इंशाल्लाह मैं ये आने वाला वक्त देख रहा हूँ, इंशाल्लाह महंगाई भी काबू हो जाएगी और बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह कंट्रोल में हो जाएंगी। मियाँ साहब ने अभी कहा है कि डॉलर का रेट 150 रुपये के करीब इंशाल्लाह आ जाएगा अगर ये गवर्नमेंट बन गई। लेकिन मौजूदा हालात तो काफ़ी टफ हैं, लेकिन हम दिवालिया होने से बच गए। अच्छा तो साहब ये बताइएगा, अदम एतमाद के बाद लोगों के जो जज्बात हैं, लोगों का जो गुस्सा है, क्या इलेक्शन होने से इस गुस्से को सबसाइज किया जा सकेगा, कंट्रोल किया जा सकेगा? क्या ये गुस्सा खत्म हो जाएगा? क्या अमन अमान आ जाएगा लोगों के जज्बात में? देखिए इंशाल्लाह नई गवर्नमेंट जब बनेगी तो डेफिनेट उन्होंने अपने होमवर्क किया हुआ होगा। पहले जब 16 माह की गवर्नमेंट आई, उन्होंने अपना होमवर्क नहीं किया हुआ था, एकदम उन पर मुसलत किया गया। लेकिन अब हमारे जो माशियतदान हैं, वो बड़े लोग हैं, वो बैठे हैं, आने वाले वक्त के बारे में वो उस पर सोचनीद कर रहे हैं। और मैं समझता हूँ कि जब नया इलेक्शन हो जाएगा, गवर्नमेंट बन जाएगी, तो फिर आपको दिनों में बेहतरी नजर आना शुरू हो जाएगी। सर, वजीर खजाना को एक दफा लाया गया, फिर चेंज कर दिया गया, मतलब मैशत ही कंट्रोल नहीं हुई, तो पॉलिसीज नहीं थी या उनमें अहलियत नहीं थी? देखिए पॉलिसीज जो पीछे IMF से उन्होंने मुआहदे किए हुए थे, बेसिक वजह वो थी। हम अगर उसे पूरा ना करते हैं तो मुल्क डिफॉल्ट करता था। अगर हम पूरा करते हैं तो महंगाई है, तो हमने कहा डिफॉल्ट होने से बेहतर है महंगाई कर दी जाए और फिर इंशाल्लाह नई गवर्नमेंट आएगी। उसके लिए हमने कुर्बानी दी, पहले एक वज़ीर ख़ारजा की कुर्बानी दी, वज़ीर ख़जाना की कुर्बानी दी, फिर दोबारा एक वज़ीर ख़जाना लेके आए। लेकिन पीछे IMF से मुआहदे जो थे वो मजबूर करते थे कि हम महंगाई रोक ना पाए। सर, सुनने में आया है, मतलब पिछली हुकूमत कहती है कि मुआहदे हमारे नहीं थे, लेकिन नून लीग की हुकूमत जो निगरान सेटअप आया, जो हमारी हुकूमत आई, वो कहते हैं कि पिछली मुआहदों के जो असरात थे उस वजह से महंगाई क्रॉस कर गई। अब अवाम को कैसे पता लगेगा मुआहदे किए किसने? देखें, जो पिछली गवर्नमेंट थी उन्होंने तो पेट्रोल भी 64 रुपये पर रखा, डॉलर भी 104 रुपये पर रखा। उनके अगर उनके मुआहदों को देखा जाए तो वो सारी चीज़ें कंट्रोल थी। बल्कि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हम IMF से निकल जाएंगे, और आखिरी वो टर्नओवर था जिसमें हमने ये दावा किया और वादा किया था अवाम से कि हम इससे निकल जाएंगे। लेकिन बाई चांस उनकी गवर्नमेंट ना रही, फिर 4 साल इन्होंने रहा। इन्होंने, ये आपको याद होगा, इमरान खान ने कहा था कि IMF के पास जाने की बजाय मैं खुदकशी करने को तरजीह दूँगा। लेकिन ना इसने खुदकशी की और IMF के पास चला गया, तो फिर वो वहीं से काम दोबारा शुरू हो गया। फिर उन्होंने 1 साल मुनासिब जो थी उस पर काम किया, मुनासिब शराइत के साथ। जब इन्होंने वो शराइत पूरी नहीं की, फिर उन्होंने और ज़्यादा सख्त शराइत दे दी और फिर बढ़ते गए। जब ये इसकी गवर्नमेंट थी, जब उसे पता था मेरे खिलाफ एतमाद हो रहा है, तो इन्होंने उस वक्त रेट बनता था, असद उमर ने भी कहा वो 250 के करीब पेट्रोल का रेट बनता था, तो हमने वो 150 रुपये दे दिया। तो फिर IMF ने गवर्नमेंट पे इत्मीनान करना छोड़ दिया, जिसकी वजह से हमें दोबारा सख्त शराइत पे उसके पास जाना। अच्छा साहब, इसके बारे में क्या कहेंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लीडरशिप है वो आहिस्ता आहिस्ता टूटती जा रही है, टूट फूट का शिकार है, इसकी वजूहात क्या है? देखिए, वो PTI की जो है ना गवर्नमेंट, उसमें नजरियाती लोग नहीं है। PTI में नजराती जो हैं वो लोग नहीं थे। वो इधर से आए, कोई पार्टी से आए, कोई नून से गए, MKM से गए, कोई। लेकिन उनका कहना है कि हमारी पार्टी ही नजरियाती है। देखें, जो अगर वो ये कहते हैं कि उनकी पार्टी नजरियाती है, तो फिर जो उसने वादे किए थे, बच्चों को कहा था कि मैं तमाम गवर्नर हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, वज़ीर आज़म हाउस को यूनिवर्सिटी बना दूंगा, इसमें तो कोई रुकावट नहीं थी अनाउंस करने में, बनाने में। उसने वो लोगों से, बच्चों से झूठा वादा क्यों किया? लेकिन वही बच्चे, वही यूथ आज मतलब उसकी जिद बन चुका है चेयरमैन PTI। उनकी जो जज्बात हैं चेयरमैन PTI के लिए, ऐसा क्यों है? उनको क्यों नजर नहीं आता? देखिए, वो उन बच्चों के साथ, उन नौजवानों के साथ इतना झूठ बोला गया, इतना झूठ बोला गया कि वो अभी उस शहर से निकल नहीं पा रहे।
लेकिन सर क्या आप समझते हैं जो हमारी नई आने वाली यूथ है और हर घंटे हजारों की तादाद में आईडी कार्ड बन रहे हैं यूथ के, और वो सारे के सारे सपोर्टर हैं पीटीआई के, तो क्या साथ मुरतब होंगे इलेक्शन पे, वोट बैंक पे? ऐसी बात कतई नहीं है। मैं अगर अपने हल्के की बात करूं तो वहाँ ऐसा कतई नहीं है। लोग मुझे जानते हैं, लोग इत्मीनान करते हैं, लोग मेरे काम देखते हैं, और इसी वजह से मैं और उम्मीद भी हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ पीटीआई के बेशुमार लोग शामिल भी हो रहे हैं, दूसरी प्योर पार्टी से भी लोग शामिल हो रहे हैं, और बड़े भाई मेरे वहाँ से 30,000 वोटों से जीते थे जब पीटीआई का रूल था। नून से 30,000 वोटों से मैंने जीते थे। आपका अपना ग्राउंड। तो अब फिर इंशाल्लाह अब देखें 50,000 से जीतेंगे। जी हाजी साहब, बात करते हैं इलेक्शन के हवाले से, बात हो रही थी तो बात करते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से। क्या सियासी पार्टीज को दी जा रही है? देखिए ये तो मैं समझता हूँ जमहूरियत के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है कि लेवल प्ले होना चाहिए, सबको बराबरी का हक है। और लेकिन क्या हो रहा है ऐसा? देखिए ये छोटी मोटी बातें तो आपको याद होगा जब पीटीआई की गवर्नमेंट आनी थी, हमें मजबूर किया गया था कि पीटीआई में शामिल हो जाए, लेकिन हम अपनी पार्टी पे खड़े रहे। आप पहले बात कर रही थी कि पीटीआई, मैं कहता हूँ वो नजरियाती लोग नहीं है, इधर उधर से आए हुए हैं। बुरा वक्त आया मुस्लिम लीग नून पे, हमारा कोई लीडर नहीं टूटा, ये है लॉयल्टी। इन पे बुरा वक्त आया तो सारे लीडर इधर उधर होना शुरू हो गए, मैसेज आने शुरू हो गए, पैगाम आ गए, तकरीरें आ गई, वीडियो बयान आ गए। तो सर क्या समझते हैं ये अपनी मर्जी से टूट रहे हैं, तोड़वाए जा रहे हैं? देखें इनमें इतनी जुर्रत होनी चाहिए, बुरे वक्त में खड़े होने की हिम्मत होनी चाहिए। जैसे हमारे लीडर्स जेलें काटी हैं और 15-15 किलो उनके पर्चे काटे हैं, झूठे थे। और मजे की बात यह है कि वही लीडर फरीदी साहब कुरान उठा के कहते थे सच्चा है, अब वही कहते हैं नहीं झूठा पर्चा था। लेकिन सर क्या समझते हैं जिस लीडर की पॉपुलैरिटी इतनी बढ़ चुकी हो, इतना फेम हो चुका हो, उसको कलअदम करार दे दिया जाए उसकी पार्टी को, या इलेक्शन ही ना लड़ने दिया जाए? क्या इंसाफ है? क्या मतलब अपने कंपटीटर को अपने मुकाबले से हटा के मुकाबला करना ये बहादुरी नहीं है? अपने कंपटीटर को फेस करना चाहिए। जी हाँ, जैसे मियाँ साहब को निहाल कर दिया गया 5 साल के लिए, क्या वो इंसाफ था? वो क्या था? उन्हें नहल कर दिया गया 5 साल के लिए, और उस पर इल्ज़ाम क्या था? इल्ज़ाम यह था कि अपने बेटे से सैलरी नहीं ली। बड़ी शर्म की बात नहीं है ये, इतना बड़ा ब्लंडर, और उसे साइडलाइन करके आपने इलेक्शन करवा दिए। अब आप कहते हैं कि उसे साइडलाइन क्यों किया जा रहा है? जिन्होंने पहले किया था अब इनकी बारी है, इन पे तो बेतहाशा केसेस है। आप एक तोशा खाना को ले लें, कभी आपने उसमें गौर किया? तोशा खाना से तो सब लोगों ने चीजें ली, किसी को कोई इतराज नहीं है। वही केस इतना हाईलाइट क्यों हुआ? हाँ, ये बात सोचिए। देखें एक तो वो गिफ्ट किसका था? वो शाह अब्दुल्ला का गिफ्ट था। दूसरा उसमें खाना काबा बना हुआ था। तीसरा ये कि वो ले सकते हैं आप अपने इस्तेमाल के लिए, सेल नहीं कर सकते हैं। सेल करने की परमिशन नहीं है। लेकिन सर क्या इससे पहले अच्छा, नहीं, में कभी ऐसा नहीं हुआ? कभी ऐसा नहीं हुआ, गिफ्ट लिया गया हो और आगे सेल किया गया हो? ऐसा कभी नहीं हुआ। ना ही ये इखलाकी तौर से ये अच्छा है, ना ही ये मुल्क के लिए अच्छा है कि आप एक इतना बड़ा आदमी आपको गिफ्ट दे और आप उसे चंद पैसे कमाने के लिए मार्केट में बेच दें। क्या ये इखलाकी तौर पर गिरी हुई हरकत नहीं है? बिल्कुल। जब उस आदमी को पता चला कि मेरे गिफ्ट को ये मार्केट में बेचने के लिए आया है, तो फिर क्या कमी है फिर इसमें? फिर ना उसका इसने वो टैक्स दिया, ना वो जो पैसे थे उसने वो जमा कराए। इतना बड़ा ब्लंडर, ये ब्लंडर है। और फिर उसको मानना, फिर उसे जिद करना। अब ये आप देख लें, अब्दुल कादर ट्रस्ट वाली बात देख लें, ये मलिक रियाज से पैसे लिए, आउट ऑफ बुक्स लिए। सर लेकिन मलिक रियाज का कहीं जिक्र नहीं है, कहीं फिक्र नहीं है, यानी लेने वाला तो इतना हाईलाइट हुआ है, देने वाले को क्यों पकड़? देखें देने वाला, देखें जिसके आप पंजाबी कहते हैं ना गर्दन पे संगी से अंगूठा होएगा, वो की करेगा?
अभी उसका जो आप चंद दिन में वो आना है उसका इंटरव्यू, उसने कहा कि मेरी बेटी को इन्होंने 12 घंटे जरगबार बनाए रखा। वज़ीर आज़म हाउस में 12 घंटे उसकी बेटी को रोका, उससे हीरे जवाहरात लिए और पैसे अलहदा लिए, फिर उसे छोड़ा। कुशना पीरनी साहबा ने फिर उसे वहां से 12 घंटे रेस्ट किए रखा। आप जा नहीं सकती। किस मकसद के तहत? पैसों के लिए। वो तो 190 मिलियन डॉलर वाला मामला है। वो अलहदा है, ये उसकी बेटी से अलहदा पैसे लिए उन्होंने। तो कहीं भी उनको मतलब मेंशन क्यों नहीं किया गया? इस पूरे मेंशन केस हो में रहा है ना, कहीं देखिए उनका नाम ही नहीं है। ऐसा ये सारी अभी मलक रियाज का 2-4 दिन में इंटरव्यू जब ओपन होगा फिर आपको अंदाजा होगा कि वो उन्होंने कैसे हैंडल किया, कितने पैसे दिए और आउट ऑफ बुक्स। देखें 400 कितने अरब देने हैं उसने। मैं आपको बैरियर टाउन के वाले से मैं आपके अकाउंट में डाल दूं, क्यों ना गवर्नमेंट को दूं या आपको दूं। तो उन्होंने गवर्नमेंट को देने की बजाय एक ट्रस्ट में डाल दिया जी मैं यूनिवर्सिटी पढ़ूंगा। लॉजिक तो नहीं बनती, ये तो सर चीटिंग है। पकड़ाई दोनों की होनी चाहिए ना। फिर देखिए होनी तो दोनों की चाहिए, लेकिन सबसे पहले तो वो उसकी होनी चाहिए जो अंडर प्रेशर करके ले रहे हैं। वो ना दे तो अंदर जाएगा, पकड़ा जाएगा, किसी अंधी गोली का शिकार हो जाएगा। अच्छा, ये जो सारे मसाइल अब हमारे सामने हैं, इसके बावजूद क्या समझते हैं चेयरमैन पीटीआई इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर पाएंगे? करना चाहिए। करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अगर वो ये सारी चीज़ें गलत हैं तो उसे पूरा मौका मिलना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें साबित हैं तो फिर करप्ट आदमी को मौका नहीं मिलना चाहिए। सर पीडीएम इत्तेहाद के बारे में क्या कहेंगे? इत्तेहाद तो अच्छे होते हैं, इत्तेहाद बनने चाहिए। अब टूट का शिकार नजर नहीं आ रही। सीट एडजस्टमेंट के हवाले से क्या कहेंगे? देखें सीट एडजस्टमेंट होती है, हमेशा पार्टियां आपस में मिलती हैं, फिर उनके बारे में सीट एडजस्टमेंट होती है, जीतने वाले कैंडिडेट को वो टिकट देते हैं। इसमें तो कोई बुराई नहीं है। मुल्क की बेहतरी के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए। लाहौर नून लीग का गढ़ समझा जाता है, क्या समझते हैं हाथ से निकल गया? मैं नहीं समझता कि वो हाथ से निकल जाए। नून का गढ़ है, गढ़ रहेगा, उसमें कोई इंशाल्लाह ऐसी बात नहीं है। कुछ बच्चों को गुमराह किया है लेकिन वो सारे मैनेजेबल हैं। ठीक है सर, आ जाते हैं अब आपकी एफर्ट की तरफ, आपके हल्के की तरफ। आपके हल्के के तई आपके लोगों के लिए जो आपके फलाह बहबूद के काम है, जो आपके तरक्याती काम है, उसकी तरफ क्या आपने अपने हल्के के लिए क्या इकदाम किए? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हल्के के लिए ये 4 साल तो अपोजिशन में था। अपोजिशन में होना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। 1.5 साल की गवर्नमेंट, 1.5 माह की हमें गवर्नमेंट मिली, 6 माह पहले उसने असेंबलियां तोड़ दी। बजाय इसके वो आकर मुकाबले में असेंबली में बैठता, अपोजिशन करता, और वो अपोजिशन में बैठ तो ज्यादा काम लिया जा सकता है, लेकिन वो इतनी अखलाकी जरूरत नहीं है कि आगे वो फेस कर सके। आप इसको क्या समझते हैं? ये एक किस्म की बेवकूफी थी, बहुत बड़ी बेवकूफी, बहुत बड़ी बेवकूफी। क्योंकि अपोजिशन एक लगाम होती है हुकूमत के लिए। अपोजिशन में आदमी सीखता है अपोजिशन से, लेकिन वो अपोजिशन ज़ाहिर फेस करना पड़ता है ना। अपने खिलाफ आप खड़े हो जाएं तो जब अपोजिशन में होंगे लोग वोटिंग भी करेंगे, लोग बातें भी करेंगे, उनका जवाब भी देना पड़ेगा। लेकिन सर कि मुल्क की बकाओ मफाद की खातिर हमारे सियासतदान इत्तेहाद नहीं कर सकते, क्या वजह है कि हम लोग में यूनिटी नहीं है? देखें, और नुकसान भी सिर्फ अवाम है। मैं आप कहते हैं हमारे सियासतदान, पीडीएम ने सबने इत्तेहाद किया, मुल्क की बका के लिए किया। लेकिन अब एक का पीडीएम में जितनी जमातें थी, अब ऐसा लगता है एक का मुंह मशरिक की तरफ, एक का मुंह मगरिब की तरफ, आपस में टूट का शिकार है। कतई नहीं, वो इंडिपेंडेंट जमातें हैं। अब इलेक्शन का टाइम है, हर आप जमात ने अपने अपने इलेक्शन लड़ने हैं ना। लेकिन अली उल्लान ये कह दिया जाए कि इसको वज़ीर आज़म बनने नहीं दिया जाएगा। देखिए हर बंदे की अपनी कोशिश। मैं क्यों कहूँगा पीटीएम, मैं फिर पार्टी वालों को वज़ीर आज़म बनने दो। मैं नून का हूँ, मैं कहूँगा नून से बने। कोई एमकेएम का वो कहेगा एमकेएम से बने, कोई जमीयत का है वो जमीयत से कहेगा बने। ये तो जमहूरियत है, हर आदमी को अपनी बातें करने का हक है। मैं कहूँगा आज गुलनाज को मौका ना मिले, मैं चाहूँगा कि मुझे मिले। सर समझते हैं कि वाकई इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है और यहाँ जमहूरियत एग्जिस्ट करती है, होनी चाहिए जमहूरियत।
जमहूरियत होनी होनी चाहिए, चाहिए, लेकिन लेकिन क्या है? देखें जमहूरियत कैसे होगी? एक आदमी वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनता है, पूरी दुनिया में जाता है, पूरी दुनिया में जाता है और जाके यही बात करता है, चोर चोर चोर। क्या उसका लेवल है? क्या अपने मुल्क की बदनामी करा रहा है? क्या उसका मकसद क्या है? पाकिस्तान में तकरीर करता तो चोर, अमेरिका में तकरीर करता चोर, कनाडा में तकरीर करता चोर 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 चोर। जिसकी सोच ही एक उसी तक हो, उसने मुल्क को क्या डिलीवर करना है? सर माशाल्लाह से अगर देखा जाए तो अब चौथी दफा नून लीग को मौका मिलता है, तो चौथी दफा के वजीर आजम नवाज शरीफ होंगे। तो क्या समझते हैं नवाज शरीफ के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, नून लीग के बाद कुछ मईशत को संभालने के लिए पॉलिसीज मौजूद है कि जो मईशत जो बहरान का शिकार हो चुकी है, आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है, उसको संभाला दिया जा सके, अवाम को रिलीफ मिल सके। अवाम जो महंगाई जिसने कमर तोड़ कर रख दी है, 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई है। मैं तो एक आम सी बात कहता होता हूँ, पीटीआई एक वो डॉक्टर है जिसने अभी हौज जॉब भी नहीं किया, और मियां नवाज शरीफ साहब प्रोफेसर हैं। एक आम डॉक्टर और प्रोफेसर में बहुत फ़र्क है। वो वहीं से इलाज करता है जहाँ ज़रूरत होती है, और एक नया डॉक्टर जो है ना, वो बेशुमार चीज़ें जीरो पहले से शुरू हो करे, जाता है। ऐसे कराओ, फिर नहीं पता चलेगा। ये फ़र्क है। उसे मुल्क चलाना आता है, उसने मुल्क चलाया है, एज ए वज़ीर आला चलाया है, वज़ीर ख़जाना चलाया है, वज़ीर आज़म चलाया है, और उसने साबित किया है कि मुल्क को कैसे चलाया जाता है। इसने अगर बाई चांस एक ट्रॉफी जीत ली तो हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया गया। आपको याद होगा डॉक्टर इसरार ने भी कहा था, और हकीम मोहम्मद सईद साहब ने भी कहा था, हकीम मोहम्मद सईद साहब ने भी, हमदर्द यूनिवर्सिटी वालों, कि एक ऐसा आदमी विधियों में से हम पे मुसल्लत किया जा रहा है। ये 25 साल पहले की बात। तो सर क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है कि आपका कोई भी वज़ीर आज़म मुद्दत ही मुकम्मल नहीं करता या करने ही नहीं दी जा सकती, तो जो उसका प्रोजेक्ट होते हैं, जो उसका लाइमल पॉलिसी होती है 5 साल की होती है, तो जाहिर है वो अगला आने वाला फिर से जीरो पे आ जाता है। देखें, ये अगर हम इमरान खान के बारे में कहें, जो उसकी पॉलिसीज भी हम उसे कंटिन्यू करें तो फिर मुल्क डिफॉल्ट कर जाएगा। इसलिए हमें अपनी पॉलिसी देनी पड़ेंगी जो मुल्क की बेहतरी के लिए होंगी, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने मुल्क को, याद होगा आपको कि जब बिजली का बुरहान था, 18 घंटे लोड शेडिंग थी, तो मियाँ साहब ने उसे कंट्रोल किया था। 3 साल में कंट्रोल किया था। जो 5 साल में बुरहान पैदा हुआ था, 3 साल में कंट्रोल हो गया था। जब मुल्क में दहशतगर्दी थी, उस वक्त मियाँ साहब ने अपने दौर में उसे कंट्रोल किया था। हर चीज़ को उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से हैंडल किया था। मैं समझता हूँ मियाँ साहब के पास वो सारे प्लान मौजूद हैं, और ये इंशाल्लाह उस पर अमल दामद सर क्या कोई ऐसा प्लान भी है कि IMF जैसी अफ्रीयत से हमें आज़ादी हासिल हो सके, इससे मुआहदा ना करना पड़े, देखें, इंडिपेंडेंट हो सकते हैं? व्हाई नॉट? ये मियाँ साहब ने, आप जब जाने से पहले उन्होंने कह दिया था कि इस साल हम IMF के पास नहीं जा रहे, लेकिन फिर मियाँ साहब खुद चले गए, गवर्नमेंट ख़त्म हो गई। 3 साल के बाद मियाँ साहब को उतार दिया गया। लेकिन मैं समझता हूँ कि मियाँ साहब भी वाहिद रहनुमा है जो मुल्क को तरक्की की तरफ गामज़न कर सकते हैं और पाकिस्तान को एशियन टैकर कर सकते हैं। तो अगर आपके हल्के के हवाले से बात की जाए तो क्या समझते हैं वहाँ पे किन परेशानियों और मसाइल का ज़्यादा सामना है आपके हल्के की आवाम को, और आप क्या समझते हैं इक़्तिदार में आने से पहले अवलीन तरजीहात आपकी क्या होंगी? देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम बड़े भाई मेरे MN हैं 15 साल से, 3 तो उन्होंने पूरे किए हैं। हमारे गांव में 40 गांव में गैस दी है, 3,000 साढ़े 3,000 नई बिजलियाँ दी हैं, और सड़कें दी हैं, सीवरेज दिए हैं, मीठे पानी दिए हैं, फिल्ट्रेशन प्लांट दिए हैं, और बेशुमार ऐसे हमने उस वक्त जहानिया में पासपोर्ट ऑफिस दिया जब ज़िलों में नहीं होता था। उस वक्त छोटी तहसील में जहानिया में पासपोर्ट ऑफिस था, आज से 10 साल पहले नादरा के ऑफिस ने बनाए हैं, और बिजली के बेतहाशा काम कराए। नए फीडर, 3 नए फीडर बनाए। हमारे कामों की एक लंबी अल्हम्दुलिल्लाह लिस्ट है। आप उस पर कभी टाइम मिला तो मैं आपको बताऊंगा कि आधा घंटे में मैं आपको ब्रीफ कर सकूंगा ये काम हमने लोगों ने किए, मुल्क की बेहतरी के लिए किए। सर अब जिस तरह से इलेक्शन की गहमा गहमी है, लोग बड़े कन्फ्यूजन का शिकार हैं किसको वोट दिया जाए, किसको ना दिया जाए, कौन सही है उनके लिए, कौन सही नहीं है,
ये समझ नहीं आ रही लोगों को ही समझ नहीं आ रही कंफ्यूजन कि है। वोट दिया जाए तो किसे दिया जाए, क्या किया जाए। उस हवाले से लोगों का विजन क्लियर करने के लिए आप हमारे देखने वालों को क्या पैगाम देंगे कि वोट का इस्तेमाल किस तरीके से किस पार्टी के लिए करना चाहिए, किस तरीके से एहतसाब करके हम अपने वोट का इस्तेमाल करें? देखें, सबसे पहले तो शख्सियत देखें, आपके इलाके में कौन आदमी इलेक्शन लड़ रहा है। मतलब सर शख्सियत देखनी चाहिए, पार्टी नहीं। सबसे पहले जो आपके हल्के से इलेक्शन लड़ रहा है उसे देखें, क्या वो आपकी अप्रोच में है। आप उसे जब भी फ़ोन करें वो आपका फ़ोन अटेंड करेगा, नहीं कर सकेगा बैकरिंग करेगा। फिर उसके बाद आप देखें वो पार्टी कौन सी है। वो ऐसी पार्टी है जिसने 4 साल गवर्नमेंट की है और डिलीवर कुछ नहीं किया, या वो ऐसी पार्टी है जिसने मुस्लिम लीग नून है जिसने अपोजिशन में रहते हुए भी लोगों को डिलीवर किया, लोगों के दुख दर्द में मौजूद रहे, लोगों के मरने जीने पे जाते रहे। क्या ऐसे लोग भी हैं? और फिर मैं वो कहूँगा आप सारी बातें देखेंगे तो आपको मुस्लिम लीग नून नजर आएगी, भी उसे वोट देना चाहिए। अच्छा सर, मुल्क की तरक्की के हवाले से अगर बात की जाए तो मुल्क का जो एक अहम सतून है ज़राअत, जो हमारी रीढ़ की हड्डी है मईशत की, जी बहुत नीचे जा रही है, तनज़्ज़ुली का शिकार है। कभी इस पे बड़ा अरूज था, कभी पूरा मुल्क की मईशत इस पे डिपेंड करती थी, आज वो ज़राअत ही तनज़्ज़ुली का शिकार है। क्या कहेंगे, क्या वजूहात? बड़ी अच्छी बात की आपने। देखें, मियाँ साहब के ज़माने में ट्यूबवेल का रेट 5 रुपये पर यूनिट फिक्स था, जो आज 60 रुपये पर यूनिट है। उस वक्त बिजली का रेट बाकी 15 रुपये था, तो रात को उन्हें तरक्की देने के लिए ट्यूबवेल का रेट 5 रुपये पर यूनिट कर दिया था। और खादों पे उन्हें सब्सिडी दी थी। जो खाद की बोरी आज 13,000 14,000 की है DAP की, उनके ज़माने में 2900 रुपये 3,000 रुपये की थी। ये ज़्यादा देर की बात नहीं है, 5 साल पहले की बात है। ज़राअत जब भी मियाँ साहब आए हैं, मियाँ साहब ने ज़राअत को प्रमोट किया, क्योंकि हम समझते हैं कि जिस मुल्क की ज़राअत बेहतर होगी वो मुल्क तेज़ी से आगे बढ़ेगा। लेकिन सर ज़राअत के हवाले से हमारे किसानों को क्या तरबियत दी जा रही है, अवेयरनेस दी जा रही है? वो खाद ले जाते हैं, जाली खाद होती है, उन्हें इस्तेमाल का तरीका आता है नहीं आता है, कब कहाँ की ज़मीन में क्या इस्तेमाल करना है, हमारे किसानों को अवेयरनेस नहीं है, जिसकी वजह से नुकसान का शिकार हो जाते हैं। देखें, अब वो बात नहीं है कि जाली दवाई या जाली खाद, ऐसी लोगों को अवेयरनेस है। महकमा ज़राअत और हमारे PCPA के लोग जो हैं, 200 कंपनीज हैं हमारी जो फील्ड में काम कर रही हैं, और हज़ारों लोग हैं जो फील्ड में काम कर रहे हैं लोगों को अवेयरनेस देने के लिए। अब वो 2 नंबरी वाली बात नहीं है। आप उसके एनालिसिस देख लें, सैंपल देख लें, जो लाखों की तादाद में सैंपल होते हैं, कोई 1% या 1.5% वो उसका रिजल्ट आता है अनफिट का, बाकी तो सारे ठीक जा रहे हैं। सर ज़राअत के हवाले से अगर देखा जाए, ज़राअत जो तनज़्ज़ुली का शिकार है उसकी एक वजह ये भी है कि जदीद टेक्नोलॉजी को मुतारुफ नहीं करवाया जा रहा है, किसानों को तरबियत नहीं दी जा रही इस हवाले से, जिस वजह से मतलब मईशत या ज़राअत जो है हमारी फसलें जो है काश्त कम होती है। देखिए, ज़राअत को अब भी महकमा ज़राअत के लोग जो है ना, प्लांट प्रोटेक्शन वाले या दूसरे, इस पर काफ़ी तवज्जो देते हैं, हल्के में भी जाते हैं, हमारी टीमें जाती हैं, लाखों की तादाद में हमारे पास कारकुन है, सारे जाते हैं इसमें। लेकिन किसान क्या समझते हैं, मुश्किलात का शिकार है, बिजली महंगी हो गई है, सब्सिडी खत्म कर दी गई है, इंशाल्लाह इस हवाले से आपके क्या इक़दाम होंगे? ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह दोबारा उसी पैटर्न पे चलेंगी और किसान को रिलीफ मिलेगा। किसान जो है ना इंशाल्लाह अच्छे पोजीशन में आ जाएगा दोबारा। तो सबसे आखिर में अपने वोटर्स को और देखने वालों की कहना हो तो मैसेज अपनी पार्टी की तरफ से, आपकी तरफ से। मैं अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को ये कहूँगा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को याद रखें, जो इंशाल्लाह पाकिस्तान की तरक्की की ज़ामिन है। शुक्रिया। जी बिल्कुल, हाजी अताउर रहमान जहानिया PP 210 साबका MP और MP के उम्मीदवार हमारे साथ मौजूद थे। हमने इनसे बात की फ़लस्तीन के हवाले से, हमने इनसे बात की सियासत के हवाले से, हमने इनसे बात की मईशत के बहरान और इसकी रोकथाम के इक़दाम के हवाले से, इनके हल्के के हवाले से, और इस हवाले से कि इक़्तिदार में अगर नून लीग आ जाती है तो मईशत को संभालने के लिए क्या इनके पास पॉलिसी मौजूद है, क्या लाएअमल होगा, उसके लिए क्या इक़दाम होंगे, उनके अपने हल्के के लिए अव्वलीन तरजीहात क्या होंगी।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं किसी नेक्स्ट प्रोग्राम में, किसी नेक्स्ट किसी और शख्सियत के साथ। तो देखते रहिए नया कल। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।